हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है। अभी मैं भोजपुर में हूँ, जो कि भोपाल से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर भोजपुर में भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है, जो कि 11वीं सदी का है, काफ़ी पुराना है, जिसे राजा भोज ने बनाया था। आज मैं भोपाल से पचमढ़ी के लिए जा रहा हूँ। भोपाल से पचमढ़ी की जो दूरी है वो करीब 200 किलोमीटर के आसपास है और 3-4 घंटे का टाइम लगता है पहुँचने में। लेकिन मैं घूमते घूमते जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं भोजपुर आया हूँ और भोजपुर में भगवान शिव के दर्शन करूँगा। उसके बाद यहाँ से मैं जाऊँगा भीमबेटका और फिर भीमबेटका में जो गुफाएं हैं वो सब देखूंगा, एक्सप्लोर करूंगा और उसके बाद वहाँ से पचमढ़ी के लिए आगे बढ़ूंगा। तो चलते हैं, भगवान शिव के दर्शन करते हैं भोजपुर टेम्पल में। तो सामने रोड है, वहाँ से मैं ऊपर आया हूँ और यहाँ पर ये खाने पीने के स्टॉल है, प्रसाद की दुकान वगैरह है। तो ये है भोजपुर का विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिर। भोजपुर का ये शिव मंदिर राष्ट्रीय स्मारक है क्योंकि काफ़ी प्राचीन है। 11वीं सदी में ये मंदिर राजा भोज ने बनवाया था, 11वीं सेंचुरी में। और यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है। तो चलते हैं मंदिर में दर्शन करते हैं। बाकी आसपास का नज़ारा भी बहुत बढ़िया है। तो मैं मंदिर पर आ गया हूँ और काफ़ी बड़ा और विशाल मंदिर है ये। देखो आप, बहुत बड़ा टेम्पल है। मंदिर के बाहर बहुत ही सुंदर स्कल्पचर्स है, बहुत ही बढ़िया नक्काशी है, कार्विंग बहुत बढ़िया है। ये है दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग। इसकी जो हाइट है वो 22 फीट है, नीचे से लगा के ऊपर तक। तो काफ़ी अद्भुत और सुंदर है ये। और मंदिर का जो गर्भगृह है काफ़ी ऊंचा है, देखो आप, बहुत ही शानदार। ये जो आप पिलर देख रहे हो ये भी कितने मोटे हैं, देखो आप, वो बैठे हैं वहाँ पर पुजारी जी, उससे कंपेयर करें तो कितना चौड़ा पिलर है। अद्भुत है ये। ऊपर में भी बहुत बढ़िया कार्विंग है। मुख्य मंदिर के सामने भी 2 छोटे मंदिर बने हुए हैं शिव जी के। तो ये मंदिर से नीचे का नज़ारा है। सामने ब्रिज है जहाँ से मैं आया हूँ भोपाल से, नीचे नदी चलती है यहाँ पर। और ये भोजपुर है, छोटा सा जो आपको दिख रहा है नीचे का पार्ट, जहाँ पर मैंने आपको बताया सारे स्टॉल वगैरह हैं, सारी होटल्स वगैरह हैं। तो दर्शन हो गए, अभी यहाँ पर कुछ नाश्ता करते हैं, पोहा खाएंगे। अरे ये तो कुछ अलग ही है। भेल है, भेल। अच्छा भेल है क्या? दूर से ऐसा लगा जैसे पोहा पड़ा है। नहीं, भेल है। अच्छा, तो पोहा नहीं है? पोहा नहीं है, समोसा है, छोला समोसा है, खस्ता चाट है। अच्छा, समोसा, छोला समोसा, खस्ता चाट। छोला है ना ये? फ्रेश है? फ्रेश है। बढ़िया। अच्छा, तो क्या खिलाओगे आप? खस्ता चाट खाइए और खस्ता चाट खिलाएंगे? खिला दो। अच्छा है। 2 दिन से पोहे खा रहा हूँ मैं भोपाल में, तो आज भी मुझे पोहा ही खाना था। पोहा सबसे बेस्ट होता है, सिंपल होता है, पेट ख़राब नहीं होता है। तो दूर से मैंने देखा तो मुझे पोहा दिखाई दिया वो, जबकि है बेल। तो फिर भाई ने बोला खस्ता चाट ही खा लो, तो बोला ठीक है। तो मेरे साथ में ये सोहित है, ये टैक्सी ड्राइवर है। तो नाश्ता ले लो। नहीं बस अरे ले लो यार, हो गया। मुझे अकेले अकेले मज़ा नहीं आ रहा है। ले लो। नहीं हो गया। पक्का? चलो भैया, चाय पिला दो, बढ़िया अभी है, चाय कड़क। बन रही है। हाँ, कड़क चाय पिला दो। भोजपुर से करीब 20 किलोमीटर आगे बढ़ा हूँ मैं और यहाँ पर ये टिकट विंडो है भीमबेटका की। तो यहाँ से हमें टिकट लेना होता है, ये चेक पोस्ट है। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है साइट और टिकट का चार्ज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पर्सन के हिसाब से चार्ज नहीं लगता है, गाड़ी के हिसाब से लगता है। चाहे आप 1 हो या 6 लोग हो, चार्ज उतना ही लगेगा जो गाड़ी का चार्ज लिखा है। तो लाइट व्हीकल का 165 रुपीज़ है, ऑटो का 110 है और 2 व्हीलर का 55 रुपये है, सबका चार्ज लिखा हुआ है। तो 165 का टिकट लगेगा मुझे।
तो 165 रुपये का टिकट लगा मुझे अंदर जाने का। फिर अंदर कोई एंट्री चार्ज नहीं है, यहीं पर देना पड़ता है। ये रातापानी टाइगर रिजर्व है, इसी के अंदर में ये भीमबेटका साइट है। तो मैं साइट पर पहुंच गया हूँ, सामने गेट है, वहाँ से अंदर जाना है और ये पार्किंग है। बाकी यहाँ पर कई सारे बंदर है, लंगूर है यहाँ पर, काले मुंह वाले। तो ये है विश्व प्रसिद्ध भीमबेटका रॉक शेल्टर्स। यहाँ पर इसके बारे में जानकारी लिखी हुई है गेट के बाहर। भोपाल से 45 किलोमीटर पड़ता है ये। अभी मैं यहाँ पर हूँ, तो इस तरह से ऐसे घूमते हुए मुझे आगे जाना है। टोटल 15 साइट बताई हुई है यहाँ पर विजिट करने के लिए। यहाँ की जो चट्टानें है वो मेहर बलुआ पत्थर से बनी हुई है और इसकी जो एज है, जो आयु है, वो 548 मिलियन वर्ष है। मतलब इतनी पुरानी चट्टानें हैं। तो सोहित को भी साथ में ले लिया है, क्योंकि पैसा तो पूरा ही दिया गाड़ी का। 1 जाओ या 5 जाओ या 6 जाओ, चार्ज उतना ही लगता है, तो साथ में जा रहे हैं। बाकी ये इस तरह से पीछे झोपड़ियाँ बनी हुई है जिसमें सारी जानकारी वगैरह दी हुई है। मैं अंदर आया हूँ और क्या नज़ारा देखो आप, कुछ डिफरेंट ही दिखता है यहाँ पर, बिल्कुल अलग हटके लगती है ये जगह। इस गुफ़ा का शेप कैसा है, नीचे गुफ़ा है और ऊपर देखो आप, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऊपर देखकर बैठा हुआ है, कोई जानवर या इंसान टाइप। बहुत ही बढ़िया। तो ये गुफ़ा नंबर 1 है, यहाँ पर इसे शैलाश्रय कहते हैं। बाकी सब जगह ऐसी जानकारी लिखी हुई है। ये सारे चित्र हमें देखने को मिलते हैं प्राचीन, जो आदि मानवों ने बनाए थे। यहाँ पर मूर्ति के माध्यम से बताया हुआ है कि पहले के समय में आदि मानव कैसे रहते होंगे गुफाओं में। बाकी गुफा के ऊपर यहाँ पर 2 चित्र बने हुए हैं। तो ये जो है, ये 2 हाथी बताए हुए हैं। एक हाथी और पीछे आगे जो हाथी है उस पर आदि मानव बैठा हुआ है। वो 1 नंबर की केव थी और ये 3 नंबर की केव है। ये बहुत बड़ी है, यहाँ से अंदर जाना है। ऊपर मधुमक्खी के छत्ते भी है कई सारे यहाँ पर। यहाँ पर जो गुफा है उनके अंदर जो चित्र है वो 10,000 से 15,000 साल पुराने हैं। बहुत पुराने चित्र है और सारे प्राकृतिक रंगों से बनाए हुए आदि मानवों ने। और यहाँ पर टोटल 700 गुफाएं हैं, छोटी बड़ी मिला के। उसमें से 400 गुफाओं के अंदर में चित्र बने हुए हैं। ये कैसा है देखो, अब इस तरफ से ये खुला है, उसके बाद में यहाँ पर खुला है, ऐसा लगता है जैसे नेचुरल गेट है। और इस तरफ से भी ये खुला है, ऐसा लगता है जैसे पुराने समय में किसी ने अपने हाथों से इन सबको बनाया हो रहने के लिए। अद्भुत और अविश्वसनीय है ये सारी जगह। ये जो केव है इसे सभागार कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी बड़ी है ये। और सामने पूरा जो नेचुरल गेट जैसा बना हुआ मैंने बताया, तो इसीलिए इसे हाथी दरवाज़ा कहते हैं, काफ़ी बड़ा है इसीलिए। और ये गुफा 39 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी है और 17 मीटर ऊंची है। ये बिल्कुल ठंडा है यहाँ पर, बाहर धूप है लेकिन अंदर एकदम ठंडा है। शाइनिंग देखो आप पत्थर की, कितना शाइन कर रहा है ये, एकदम चिकना पत्थर है। ये देखो आप, ये कैसा है, ऐसा लगता है जैसे ये छेद किए गए हो पहले के समय में। यहाँ पर ये पेंटिंग बनी हुई है, ये मध्य पाषाण युग की पेंटिंग है, मतलब आप समझ लो हज़ारों साल पुरानी है। तो यहाँ पर कई सारे चित्र बने हुए हैं जो नेचुरल कलर से बने हुए हैं और हज़ारों साल पहले बनाए, और आज भी ये ऐसे दिखते हैं। तो इसमें उस समय में जो जीवन होता था उसके बारे में बताया हुआ है, उस समय के पशु, रहन सहन, वो सब बताया हुआ है। एक हाथ भी बनाया हुआ है, पंजे का निशान भी है। इधर भी पेंटिंग है। यहाँ पर ये आदि मानव उस तरह का कुछ बनाया हुआ है। यहाँ पर गाइड भी मिल जाते हैं। तो 1000 रुपये मुझे बताया था, एक गाइड भाई साहब मिले थे तो मैंने मना कर दिया। बाकी लोकल लोग भी करते हैं तो वो 400-500 रुपये लेते हैं, लेकिन मैं गाइड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बोरिंग हो जाता है। वो उनकी शैली में बताते हैं एक ही स्टाइल में, तो थोड़ा मज़ा नहीं आता है। इससे अच्छा मैं खुद जितना मुझे पता चल रहा है सर्च करके वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा देखने में। बाकी यहाँ पर हर जगह पर ये बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं, तो आप इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि किधर क्या है। तो ये केव थी जहाँ से मैं बाहर आया हूँ, बड़ी वाली, और बहुत ही अद्भुत है ये, इतनी ऊंची है देखो आप। यहाँ पर ये मैनकाइंड का एवोल्यूशन बताया हुआ है, किस तरह से हम बंदर से फिर धीरे धीरे आदि मानव हुए और फिर आगे हम नॉर्मल ह्यूमन बने।
इमली का पेड़ है ये बड़ा सा पुराना, और इसके बीच में यहाँ पर ये गुफाएं हैं। ये है जंतु शैलाश्रय। यहाँ पर जानवरों के चित्र बने हुए हैं, इसीलिए इसे जंतु शैलाश्रय कहते हैं। ये सारे चित्र हैं। वैसे मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर गाइड की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा आपको जानना है तो ये आप गाइड करो, बाकी तो आप नॉर्मल घूम सकते हो, सभी जगह पढ़ते हुए आराम से देख सकते हो। सामने वहाँ पर एक चट्टान है जिसका शेप कछुए जैसा है। इस जगह को अभी भीमबेटका कहते हैं, लेकिन इससे पहले भीमबेटका कहा जाता था। कहा जाता है कि पांडव यहाँ पर आए थे और यहाँ पर रहे थे, तो भीम के ऊपर से इस जगह का नाम पड़ा भीमबेटका, मतलब भीम यहाँ पर बैठे थे। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे भीमबेटका हो गया। यहाँ पर 8 नंबर की गुफा है। रास्ते कैसे है देखो आप, बिल्कुल अंदर जाने के लिए। मैं तो केवल गुफा के जो शेप है वही देख रहा हूँ, मेरा ध्यान उस पर ही है ज़्यादा। बिल्कुल अलग अलग टाइप की गुफा है सारी यहाँ पर। तो ये वाली गुफा देखो आप, बिल्कुल नीचे होके जाना होता है। ये जगह उस समय में बढ़िया सा बंगलो था आदि मानवों का, यहाँ पर रहते थे। सामने बालकनी है ये वाली, जहाँ से नेचर दिखता है पूरा। इस तरफ में एक छोटी बालकनी है, तो इस तरह से रहते थे। और ये बीच में पूरी जगह अच्छी सी, मेरे ख्याल से वहाँ पे सोने के लिए वो यूज़ करते होंगे। बाकी इस तरफ में भी है नीचे, और ये डाइनिंग हॉल होता होगा शायद, क्योंकि ये जगह ऊंची है, थोड़ी बैठ सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर मैं बैठा हूँ इस तरह से। यहाँ पर है रॉक शेल्टर नंबर 9। तो 9 नंबर की गुफा में भी चित्र बने हुए हैं पुराने। घोड़ा दिख रहा है मुझे, हाथी दिख रहा है वहाँ पर। ये 10 नंबर की केव है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर कई सारे चित्र है, लेकिन उनकी पहचान करना मुश्किल है। ये जितने भी आपको दिख रहा है, ये वाइट वाइट, ये सारे चित्र थे पहले, लेकिन समय के साथ साथ ख़राब होते गए। यहाँ पर ये पेड़ थोड़ा दिख रहा है मुझे, और ये वही जगह है जो मैंने आपको अंदर से बताई थी। ये है केव नंबर 12। यहाँ पर रस्ट कलर से चित्र बने हुए हैं, तो थोड़े स्पष्ट दिख रहे हैं, बढ़िया दिख रहे हैं। हिरन बना हुआ है, और उसके अलावा गाय भैंस भी है। नीचे हाथी बना हुआ है, नीचे वहाँ पर एक आदि मानव है। ये 13 नंबर केव है। यहाँ पर भी चित्र है ऊपर की तरफ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है, हाइट ज़्यादा है तो इसलिए दिख नहीं रहा है अच्छे से। ये शेप कितना अलग है गुफा का, एकदम अलग लगता है। ऐसा लगता है जैसे ऊपर कोई जानवर ऊपर सो रहा हो, उस टाइप का। देखो आप, नीचे की ये चट्टान पूरी अलग है, ऊपर का पूरा अलग है। ये 14 नंबर केव है। ये 15 नंबर केव है, 14 नंबर के ठीक पीछे। और इसका जो शेप है वो मशरूम जैसा है, ऐसा बताया है। और यहाँ पर ऊपर वहाँ पर चित्र बने हुए उस जगह पर। तो मज़ा आ गया मुझे रॉक फॉर्मेशन देख के। गुफाओं का जो शेप है अलग अलग, बहुत ही डिफरेंट है। तो ये देखो आप, मैं जूम करके बता रहा हूँ, ये काल्पनिक जानवर उस समय में बनाया है। तो देखने में तो बैल जैसा लगता है, लेकिन इसकी काफ़ी बड़ी नाक है। ये वाली जो देख रहे हो, नाक कितनी बड़ी बनाई हुई है। तो ये काल्पनिक है। इसके नीचे फिर आदि मानव बनाए हुए हैं, यहाँ पर ये वाला, और पीछे एक केकड़ा बनाया हुआ है। अभी ऊपर मैंने ये आकृति देखी जो इस बोर्ड पर बताई हुई है, और ये इसका शेप है। ये गुफा नंबर 7 है। यहाँ पर भी चित्र बने हुए, ये थोड़ा स्पष्ट दिख रहा है, बढ़िया साफ दिख रहे हैं। घोड़े पर आदि मानव बैठे हुए हैं, हाथ में शायद कुछ हथियार है। पीछे घोड़ा है, उनके पीछे और आदि मानव है। ये 6 नंबर है, और यहाँ पर भी अच्छी पेंटिंग दिख रही है। यहाँ पर आदि मानव का नृत्य बताया हुआ है, डांस फॉर्मेशन है शायद। यहाँ पर ये बैल बना हुआ है, नीचे हल जोता है, उस टाइप का डंडा लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है। फिर आगे वहाँ पर गाय बनी हुई है, और ये आदि मानव है, एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए।
ये जो पेंटिंग है देखने में सामान्य लगती है, अगर इसकी कीमत निकालने जाए तो ये अनमोल है, मतलब इसकी कोई कीमत ही नहीं है, क्योंकि इसे बेच तो सकते नहीं है क्योंकि ये सारी गुफाओं में पत्थरों पर है। अगर यही चित्र अगर किसी पत्ते पर या इस टाइप की किसी चीज़ पर बनाए होते जो आज तक रहते, तो ये मतलब इसकी कोई कीमत ही नहीं लगा सकता है, इतने में बिकती है, अनमोल समझ लो आप। तो इसीलिए ये इतनी खास है पेंटिंग्स, हज़ारों साल पुरानी, लाखों साल पुरानी। आदि मानव ने अपने दिमाग के हुनर से, उस समय में उनका दिमाग इतना विकसित नहीं था, फिर भी ऐसी ऐसी पेंटिंग्स बनाई अपनी कल्पना से और अपना जीवन बताने की उसने कोशिश की, ताकि आज के मानव इसको देख के समझ सके कि पहले कैसे लोग रहते थे, क्या जीवन होता था, कैसे जानवर होते थे, क्या रहन सहन था। हाँ, बहुत अद्भुत है ये। तो लगभग सारी केव्स देख ली है और अभी यहाँ से मैं रिटर्न जा रहा हूँ। मुझे 1 घंटे का टाइम लगा सब देखने में। तो मैं करीब 15 किलोमीटर आगे बढ़ा हूँ और ये नर्मदापुरम वाला हाईवे है। यहाँ पर बढ़िया सा नज़ारा है, इसलिए मैं यहाँ पर रुका हूँ। सामने स्ट्रीम है, एक नदी बह रही है और काफ़ी बढ़िया रॉक फॉर्मेशन है। तो नीचे जाऊँगा मैं वहाँ पर। ये भाई साहब यहाँ पर बैठे हैं। क्या नाम है भाई साहब? नीरज भाई अमरूद खिला दो, बढ़िया यार, मीठे हैं। जी भाई साहब। 2 मसाला लगा के दे दो काट के। वाह क्या बात है, बढ़िया मीठा है। आप बाहर से बेचने के लिए लाते हैं या कहीं खेत वेत से लाते हो? खेत से ही लाते बेचने के लिए। खेत से लाते हो सीधा? बारिश के टाइम में यहाँ पर बहुत बढ़िया नज़ारा होता है, पूरा ग्रीनरी होता है, चारों तरफ ये पहाड़ है, जंगल है और नीचे यहाँ पर पानी बहता है स्ट्रीम में। तो उस समय अलग ही मज़ा होता होगा यहाँ। आपका गाँव 15 किलोमीटर है यहाँ से, तो सुबह आ जाते हो यहाँ पे? कितने बजे लगाते हो? लगा लेते 10-11 बजे। 10-11 बजे सुबह, और शाम को 6 बजे? पूरे दिन बैठते हो? कितना बिक जाता है? 40-50 किलो। 40-50 किलो? बढ़िया बेच देते हो यार, अच्छी बात है। हाँ, मतलब 4-5 हज़ार का धंधा कर लेते हो रोज़? 4-5 हज़ार। क्यों, कितना किलो बेचते हो? 40-50 किलो, 1 किलो का 100 रुपया। फिर खरीद के लेके आते ना तो उसमें भी कट जाते हैं। नहीं, मैं नफ़ा नहीं बोल रहा हूँ, धंधा बोल रहा हूँ। हाँ, इतना का हो जाता है। 4-1 हज़ार का बिजनेस हो जाता है। हाँ। उसमें से 1,000 रुपया मिल जाता होगा। अच्छा है। मैं नीचे आया हूँ थोड़ा और यहाँ से और भी बढ़िया दिख रहा है। दूर से इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद थोड़ा फील हो रहा है मुझे। तो एकदम बीच में आ गया हूँ पानी के। बाकी गंदगी फैला रखी है लोगों ने यहाँ पर। नेचर में पानी में और ऐसे गंदगी करते हैं तो बड़ा ख़राब लगता है। ये देखो, सब दारू की बोतलें और सब प्लास्टिक और सब कुछ पड़ा है इधर। इधर कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, कोई वॉचमैन नहीं है बताने वाला, लेकिन ये चीज़ें हमको खुद को ध्यान रखनी होती है कि नेचर है तो इसे गंदा नहीं करना चाहिए। तो बढ़िया नज़ारा है यहाँ से, सुकून देने वाली जगह है ये। सामने जो पेड़ है उसका जो शेडो है वो कितना बढ़िया दिख रहा है पानी में। कई बार ऐसा होता है कि कुछ खास जगह होती है लेकिन वहाँ पर वो फील नहीं आता है, और कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पर कुछ खास नहीं होता लेकिन फील बहुत अच्छा होता है। तो उसमें से ये एक जगह है, बढ़िया लग रहा है मुझे, अच्छा लग रहा है। कम से कम 15-20 मिनट बैठूंगा मैं यहाँ पर। ये भाई साहब को बोला भीमबेटका में आने के लिए, थोड़ी देर आके बोले मैं गाड़ी में ही बैठता हूँ। यहाँ पे मैंने आने का नहीं बोला, फिर भी भाई साहब आके बैठ गए इधर। क्यों? अच्छा लग रहा है। नेचर होता है। अंदर मछलियाँ भी है। तो पचमढ़ी यहाँ से 85 किलोमीटर के आसपास है और खाने का समय हो गया, लगभग 3 बज गए हैं। तो पीछे यहाँ पर ढाबा है। वैसे यहाँ पर और भी कई सारे ढाबे थे लेकिन ठीक नहीं लगे, तो ये थोड़ा ठीक लगा मुझे। तो यहाँ पर खाना खाऊंगा मैं, उसके बाद आगे बढ़ूँगा। नया बनाया है, भी ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये पीछे बढ़िया जगह है। मैंने बोला इधर बिठा दो, तो बोले अभी बन रहा है, बोले इधर पानी मिट्टी दिया हुआ है इसीलिए, नहीं तो यहाँ बैठ के खाते तो मज़ा आता। यहाँ पर ये धान काफ़ी होता है, चावल है, सोयाबीन है, गेहूँ है। तो सामने ये चावल है, धान की फसल है, ये इन्होंने निकाला है, अभी इसकी सफाई होगी, पैक होगा।
इसके बाद में ये इधर पराली बहुत जलाते हैं, पूरे एरिया में पराली जलती है, तो इसलिए धुआं काफ़ी हो रहा है। अभी अभी मेरे ख्याल से ये नवंबर एंड और दिसंबर में ये सब होता है प्रोसेस। बासमती नान चावल। बासमती फेमस है यहाँ का। आपकी होटल है, रेस्टोरेंट आपका है? अच्छा। पराली भी कम जल रही है, मशीनें चलने लगी सरकार हाँ, ने। अमुक तो मशीनें आ गई है, लेकिन अभी कुछ लोग अभी भी जलाते हैं ताकि वो जला के, लेकिन वो नुकसान है, लेकिन जलाने से ज़मीन खराब हो जाती है, खराब होती उपजाऊ नहीं रहती है वो। उपजाऊ नहीं रहती है। अभी तक किसानों को इतना ज्ञान नहीं है, वो जलाने से पूरी ज़मीन भी जल जाती है, उसके सारे जो न्यूट्रिशन होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। हाल अब कम हो गया है, हाँ, पराली कम जली है अभी हाँ अभी कम हो गया है, नहीं तो पहले तो खड़े भी नहीं रह सके, इतना होता था धुआं। इतना धुआं होता है। तो थाली आ गई है, भूख काफ़ी लग रही है, 2:15 बज गए, 15 मिनट बैठना पड़ा, फ्रेश बना के दी है। भले ही थोड़ी देर हो जाए लेकिन खाना अच्छा होना चाहिए। 2-4 ढाबे मैंने देखे थे, लेकिन खाना मुझे सही नहीं लगा, वहाँ पे थोड़ा हाइजीन की भी प्रॉब्लम थी, तो इसका रेटिंग अच्छा दिखा, तो फिर मैंने यहाँ पे गाड़ी रुकवाई। तो खाना फिनिश करके पचमढ़ी जाऊँगा मैं, और रास्ते में वैसे तो कुछ होगा नहीं शायद, अगर हुआ तो देखूँगा, नहीं तो सीधा पचमढ़ी रुकूँगा मैं, और पचमढ़ी का फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखेगा। अभी केवल पचमढ़ी पहुँचना है मुझे। तो अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ यहाँ से पचमढ़ी 30 किलोमीटर है अभी, और ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ही है, उसके बफर जोन है, जंगल में फॉरेस्ट में हूँ मैं अभी। और पीछे बोर्ड लगा हुआ है भोपाल, यहाँ से 172 किलोमीटर है, तो टोटल भोपाल से पचमढ़ी 200 किलोमीटर हो गया। तो शाम के लगभग अभी 5:30 बजने वाले हैं, और धीरे धीरे सनसेट हो रहा है। ढाबा दिखा है यहाँ पर चाय वगैरह पियेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। है चाय? रास्ते में मैंने सोचा कुछ अगर आएगा तो दिखाऊंगा, लेकिन कुछ आया ही नहीं रास्ते में, एकदम प्लेन रास्ता था, दोनों तरफ खेत थे, और खेतों में भी वो मैंने बताया पराली जल रही थी ज़्यादातर जगह, तो धुआं हो रखा है काफ़ी। इस एरिया में भी काफ़ी धुआं है, क्योंकि यहाँ पर भी खेती काफ़ी होती है आसपास में। तो चाय पी के मैं पचमढ़ी के लिए निकलूँगा, लेकिन थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। यहाँ से घाट शुरू होता है, करीब 25 किलोमीटर का घाट है, और पचमढ़ी पहुँच के फिर कुछ बताने जैसा होगा नहीं, तो पचमढ़ी का जो भी नज़ारा होगा वो आपको आने वाले वीडियो में दिखेगा। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आवजो।